हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि अगर सिर्फ एक तरीके का स्लॉप है, एक तरीके के स्लॉप से मतलब है या तो इस तरीके का स्लॉप हो बैंकिंग में, तो बैंकिंग में क्या है, सिर्फ साइड स्लॉप है, S/1 साइड स्लॉप है। लेकिन ये जो ट्रांसफर स्लॉप है, ये ट्रांसफर स्लॉप बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो ट्रांसवर्स स्लॉप, नो ट्रांसवर्स स्लॉप। बैंकिंग में भी ऐसे देखा था हमने, और हमने कटिंग में भी ऐसा ही देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसी स्थिति हो, अब अगर हमारे पास ऐसी स्थिति हो जिसमें साइड स्लॉप के साथ साथ, जिसमें साइड स्लॉप के साथ साथ ट्रांसफर स्लॉप भी हो। जैसे मान लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, कि कोई सरफेस है और वो सरफेस कुछ इस तरह से है। क्लियर? तो यहां पे रेशो मान लीजिए 1s/1, यहां भी S/1, और ये जो ट्रांसफर स्लॉप है, ट्रांसफर स्लॉप भी कुछ है। कटिंग में भी हो सकता है, ये बैंकिंग में भी हो सकता है। तो ये कटिंग में भी हो सकता है, फुल्ली कटिंग में भी हो सकता है, फुल्ली बैंकिंग में भी हो सकता है, कुछ कटिंग में हो सकता है, कुछ बैंकिंग में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके का केस हो तो यहां पे हम वॉल्यूम किस तरह से पता करेंगे, या फिर यहां पे हम इसका एरिया किस तरह से पता करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रॉस सेक्शन एरिया की, कि अब हम ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया किस तरह से पता करें। क्योंकि अगर आपको एरिया मिल गया तो एरिया मिलने के बाद तो जो कई सारे तरीके के हमने मेथड पढ़े थे वॉल्यूम निकालने के, उनमें से किसी भी तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर साइड स्लॉप के साथ साथ ट्रांसफर स्लॉप भी हो, उस वाले केस में हम किस तरह से एरिया पता करते हैं, ये चीज देखेंगे। इसके अलावा हम एक चीज और देखने वाले हैं इसमें, पहले उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई बैंकिंग है, कटिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई कटिंग का केस है, सपोज अगर मान लेते हैं कोई कटिंग का केस है, ठीक है, ये कोई कटिंग का केस है। तो ये वाली जो सरफेस है, इस तरह से, जैसे ये कटिंग का केस मान लीजिए आगे आता जा रहा है, राइट। ये मान लेते हैं कि इस तरह से आगे आता जा रहा है, ये कटिंग है, इस तरह से आगे आता जा रहा है, इस तरह से आगे आता जाएगा, और ये किसी भी तरह से होगा। तो तुम्हारे पास इस तरह से कोई भी ये प्रोफाइल बन जाएगा। अब इस प्रोफाइल में जो कटिंग है, ये अलोंग द लेंथ है, ये जो पोर्शन दिखाया है मैंने, ये अलोंग द लेंथ है। लेकिन इस अलोंग द लेंथ का ये वाला जो साइड फेस है, ये वाला जो साइड फेस है ना, ये साइड फेस, इस साइड फेस का एरिया किस तरह से पता करते हैं? इस साइड फेस का एरिया किस तरह से पता करते हैं? ये सिर्फ साइड फेस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इस साइड फेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कटिंग में भी होगा और ऐसा बैंकिंग में भी होगा। तो ये पोर्शन कटिंग में भी हो सकता है, और ये वाला पोर्शन इस तरह से अगर बैंकिंग हो, अगर इस तरह से बैंकिंग हो तो ये बैंकिंग में भी हो सकता है। तो ये वाला पोर्शन इस तरह से, ये बैंकिंग में भी साइड फेस हो सकता है, ये साइड फेस बैंकिंग में भी हो सकता है। ठीक है। अभी हमने क्या किया था, अभी जो क्रॉस सेक्शन था, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया लिया था हमने, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पता कर रहे थे, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पता कर रहे थे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ साइड का एरिया निकालने के लिए कहे, क्योंकि साइड का एरिया कहां काम आएगा, जैसे मान लीजिए आपको कैनाल दे दिया, क्योंकि कैनाल का सेक्शन जनरली इस तरीके का होता है, ट्रेपेजोइडल शेप का होता है। अब उस कैनाल में अगर आपको लाइनिंग करनी है, उस कैनाल में मान लीजिए साइड फेस की लाइनिंग करनी है, या साइड फेस पे कोई पत्थर बिछाना है, कोई टाइल लगानी है, कोई कुछ भी चीज करनी होगी, आपको सरफेसिंग करनी होगी, तो उसके लिए तुमको मान लीजिए एरिया पता करना होगा कि कितने एरिया पे टाइल लगेगा, कितने एरिया पे स्टोन लगेगा, कितने एरिया पे कंक्रीटिंग होगी, या फिर सीमेंट की फ्लोरिंग होगी, कुछ भी होता होगा। तो अगर हमसे बैंकिंग के लिए या कैनाल के लिए पूछ सकता है कि कैनाल के लिए अगर आपको इस सरफेस एरिया निकालने की जरूरत पड़े तो किस तरह से सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो एक चीज देखिए, इसी डायग्राम में मैं देखता हूं, इसी डायग्राम में अगर हम एक चीज देखें, तो ये वाला जो पोर्शन बना, जिसको मैंने रेड से ये किया है, शेप दिया है, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। रेक्टेंगल की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्योंकि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, और जितना विड्थ ये वाला पोर्शन का रहेगा उतना ही विड्थ ये वाले पोर्शन का रहेगा। ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका एरिया हम कंसिडर करते हैं b इंटू एल, इसका एरिया हम कंसिडर करते हैं b इंटू एल।
अब ये लेंथ कितना है, लेंथ तो आपको पता होगा कि 100 मीटर के लिए निकालना है कि 200 मीटर के लिए निकालना है कि 300 मीटर के लिए निकालना है। अब आपको सिर्फ चाहिए कि ये जो डायमेंशन ये वाली है, इस डायमेंशन का वैल्यू कितना होगा, इस डायमेंशन का क्या वैल्यू होगा। तो इस डायमेंशन की वैल्यू के लिए वापस से क्रॉस सेक्शन पे आते हैं, इसके लिए वापस से क्रॉस सेक्शन पे आते हैं। तो क्रॉस सेक्शन हमारा इस तरीके का है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग और कटिंग दोनों एक ही तरह का केस है, याद रखना आप। बैंकिंग और कटिंग दोनों एक ही तरह के केस है, सिर्फ अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ये कटिंग हो जाएगा। अब ये बैंकिंग दिख रहा है आपको। हमने ये चीज तो देख लिया था कि यहां से लेके यहां तक बी है, यहां से लेके यहां तक डी है, क्लियर। दूसरी चीज हमने ये देखी थी, अगर इसका स्लॉप एस रेशो 1 है तो, और इसका भी स्लॉप अगर एस रेशो 1 है तो, ये चीज आपने देख लिया था क्या कि ये वाला पोर्शन कितना रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा एस इंटू डी, ये वाला कितना रहेगा एस इंटू डी, और इसी तरह से ये वाला पोर्शन भी कितना होगा एस इंटू डी। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला सरफेस चाहिए, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये दोनों बराबर होंगे क्या, क्योंकि ये भी एस डी है, ये भी एस डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो अगर मैं इसी को निकाल लूं और इसी सरफेस का एरिया निकाल लूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों सरफेस का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरा जो मेन मकसद है इस टाइम पे, वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे मैं अगर इनका नाम देना चाहूं, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। तो मुझे ये बीसी लेंथ पता करना है और एडी लेंथ पता करना है, और बीसी और एडी दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के ट्राइंगल हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, अगर इस तरह के ट्राइंगल में देखोगे आप, तो ये ट्राइंगल किस तरीके का है, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, जिसमें से ये वाला पोर्शन जिसको बेस मान सकते हैं हम, बेस का वैल्यू एस डी है, परपेंडिकुलर का वैल्यू डी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एस डी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। हमको चाहिए बी सी, तो बी सी वुड बी डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी स्क्वायर का रूट। तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा, डी यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा एस स्क्वायर प्लस 1। तो तुम्हारे पास बी सी का वैल्यू आ गया, तुम्हारे पास बी सी का वैल्यू आ गया डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। और क्योंकि बी सी किसके बराबर होगा, बी सी एडी के बराबर होगा, और कितना आ जाएगा डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1। तो अगर एक फेस का एरिया देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटू लेंथ, और दोनों फेस का देखोगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ वन साइड कितना, एल इंटू डी एस स्क्वायर प्लस 1, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, टोटल, ये स्लॉप सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, वन स्लोपिंग सरफेस, वन स्लोपिंग सरफेस, और टोटल सरफेस एरिया है टोटल स्लोपिंग सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला स्लोपिंग सरफेस नहीं है, स्लोपिंग सरफेस एक तो ये है और एक ये है। तो टोटल स्लोपिंग सरफेस एरिया वुड बी, टोटल स्लोपिंग सरफेस एरिया वुड बी 2 इंटू एल इंटू डी एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि साइड का लेंथ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और स्लोपिंग सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल लेके चलें एक, तो और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया, क्वेश्चन इज कैलकुलेट
the area of the side slopes of the side slopes of the side slopes of portion of a bank of portion of a bank portion of a bank for a length of for a length of 200 meter 200 meter. The heights of bank the heights of banks at the two ends at the two ends being 2.5 meter 2.5 meter and 3.5 meter at the ratio of side slope and the ratio of side slope is 2:1 2:1. दूसरा ये कह रहा है इसी में, इसका पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है. इफ द साइड स्लोप आर टू बी प्रोवाइडेड विद if the side slopes are to be provided with 15 centimeter thick 15 centimeter thick stone pitching स्टोन पिचिंग का मतलब है कि स्टोन की सरफेसिंग करनी है. स्टोन पिचिंग कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ पिच calculate the cost of pitch at the rate of 150 per cubic मीटर. ये क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन है कि कोई बैंकिंग का एरिया है इस तरह से, ये बैंकिंग का एरिया है जिसके जो अलग अलग दो पोर्शन हैं, मतलब एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन. तो यहां का डेप्थ मान लीजिए दे रखा है 3.5 मीटर, यहां का डेप्थ दे रखा है 2.5 मीटर. तो ये जो साइड सरफेस हैं दोनों, इन दोनों साइड सरफेसेस का एरिया चाहिए आपको. एक तो ये मांग रहा है पहले वाले में टोटल एरिया. दूसरा, अगर इन दोनों सरफेसेस पे स्टोन की पिचिंग होनी है जिसका थिकनेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो उस पिचिंग का क्या कॉस्ट होगा अगर पर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट 150 रुपए है. तो मतलब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है. एक तो टोटल साइड का एरिया कैलकुलेट करना है और इस जो स्टोन की पिचिंग होगी इस स्टोन की पिचिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. क्योंकि वॉल्यूम अगर पता चल गया आपको तो पर मीटर क्यूब का रेट है 150 से टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा काम दो है यहाँ पे. क्या क्या काम है? सबसे पहला काम है आपका, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, देखो. तो सबसे पहला आपका काम क्या है? एरिया कैलकुलेट करना. एरिया के लिए हमको कुछ चीजें गिवन है. क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं. जो गिवन चीजें देखिए क्या क्या. एक तो आपको दे रखा है D1 का वैल्यू, एक D2 का वैल्यू, एक लेंथ का वैल्यू और S का वैल्यू. क्लियर? तो हमको D1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर, D2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.5 मीटर, S का वैल्यू दिया हुआ है 2 और L का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर. क्लियर है? तो सबसे पहले जो टोटल सरफेस एरिया होगा
जो टोटल स्लॉपिंग सरफेस एरिया होगा, टोटल स्लॉपिंग सरफेस एरिया वुड बी व्हाट, 2 × L × D S² + 1, ये सरफेस एरिया होगा। क्लियर? अब यहां पे D कौन सा आएगा, क्योंकि एक ही D की बात कर रहा है, एग्जाम्पल में एक ही D आ रहा है, तो D कौन सा लेंगे, D मीन D लेंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 D हैं, तो दोनों का मीन ले लेंगे। हेयर D would be what, D1 + D2/2, तो D का वैल्यू आ जाएगा 2.5 + 3.5 /2, तो 2.5 और 3.5 होता है 6, 6/2 3 मीटर। तो टोटल एरिया वुड बी व्हाट, 2 × 200 इंटू डी का वैल्यू 3 मीटर इंटू S² कितना, 2, 2 का स्क्वायर + 1, तो योर आंसर वुड बी व्हाट, आंसर हो जाएगा √2² + 1 इंटू 3 इंटू 200 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2683, तो ये हो जाएगा समथिंग 2683.28 मीटर स्क्वायर, ये तो हुआ एरिया। अब क्या करेंगे, सेकंड वाला पोर्शन है इसका, सेकंड वाले पोर्शन में आपको टोटल वॉल्यूम पता करना है स्टोन पिचिंग का। ठीक है, एरिया तो ये रहा, इसको स्टोन पिचिंग से मल्टीप्लाई कर दो, तो थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग, थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 0.15 मीटर। तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया कितना है 2683.28 इंटू 0.15, तो 2683.28 इंटू 0.15 एंड इट कम्स आउट टू बी 402.492 मीटर क्यूब। इसके रेट कितनी है, 150 रुपए। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट वुड बी 402.492 इंटू 150 इंटू 150, 60373.8 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए, अगर साइड स्लॉप के साथ, अगर साइड स्लॉप के साथ ट्रांसवर्स स्लॉप भी हो, अगर साइड स्लॉप के साथ ट्रांसवर्स स्लॉप भी हो तो क्या स्थिति होगी। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं 2 बार। ठीक है, अगर मान लीजिए कटिंग या फिलिंग दोनों में हो सकता है, फिलिंग या कटिंग विद ट्रांसवर्स स्लॉप, ट्रांसवर्स स्लॉप along with साइड स्लॉप, क्योंकि साइड स्लॉप तो पहले पढ़ चुके हैं हम, और साइड स्लॉप के अलावा यहां पे ट्रांसफर स्लॉप है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक तो हम केस ले लेते हैं फुली कटिंग का, एक ले लेते हैं फुली फिलिंग का केस ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं फुली कटिंग का, एक फुली फिलिंग, एक फुली कटिंग। क्लियर है? तो फुली फिलिंग में देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए कोई सरफेस, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस भी किसी न किसी ग्रेडियंट पे है, मतलब इसका स्लॉप है r⁻1, इसका स्लॉप है r⁻1, और जो साइड स्लॉप है वो साइड स्लॉप कितना है, ये भी s⁻1 है, सपोज ये भी s⁻1 है, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके का चीज है मान लीजिए, और
यहां से लेके यहां तक का पोर्शन मान लेते हैं 2b है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन मान लेते हैं 2b है, और इस पोर्शन को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये वाला पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिड पॉइंट है इसका, इसका जो मिड है, या फिर इसको बी तोड़ देता हूं मैं, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये वाला वैल्यू मान लेते हैं जो मिड डेप्थ है, मिड डेप्थ है डी, और ये वाला पोर्शन बी मिड का, ये वाला पोर्शन भी बी। सेम इसी तरह से कटिंग में हो जाएगा, सेम इसी तरह से कटिंग में हो जाएगा। तो ये अर्थ सरफेस होगा कटिंग में, ये अर्थ सरफेस उल्टा बना दिया, तो ये अर्थ सरफेस होगा, इसी तरह से अर्थ सरफेस हो जाएगा, इसी तरह से अर्थ सरफेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी दो तरह के स्लॉप हैं, यहां पे भी दो तरह के स्लॉप हैं। जो अर्थ का सरफेस है वो तो r⁻1 है, और साइड स्लॉप s⁻1 है, s⁻1। इसका भी जो क्या है, ये जो मिड वाला पॉइंट है, मिड डेप्थ इसका भी d है, ये वाला पोर्शन भी b है, यहां से लेके यहां तक, और ये वाला पोर्शन भी b। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इसकी डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे उसमें मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा, क्योंकि इसके डेरिवेशन की कोई अहमियत नहीं है। इस वाले केस में एरिया किस तरह से पता किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहां पे डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। तो एरिया किस तरह से पता करते हैं, यहां भी इसका नाम दे देना एबीसीडी, यहां भी इसका नाम दे देंगे एबीसीडी। तो जो एबीसीडी सेक्शन का एरिया होगा, एबीसीडी सेक्शन का एरिया इज एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2bd प्लस एस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, इसकी डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर फिर भी किसी भाई को लगता हो कि डेरिवेशन करवानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना डेरिवेशन रिक्वायर्ड है। जब हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें मैं इनका डेरिवेशन भी करवा दूंगा दोनों का। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहां पे इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, घंटा भर लगेगा उसमें, और किसी काम की भी नहीं है, कभी भी किसी ने नहीं पूछा। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2 बार पूछा एसएससी ने कि ये डायग्राम बना के दे दिया और सिर्फ इस डायग्राम का एरिया पूछा है कि किस तरह से इसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है। अगर कन्वेंशनल में पूछेगा तो इसका कोई न्यूमेरिकल पूछ लेगा। न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे हम जब क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे, तब अलग से इसका पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं कन्वेंशनल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बीच में कभी भी। तो इस फॉर्मूले को याद रखना डायरेक्टली आप, कि इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया पता करते हैं जब सेक्शन या तो फुली फिलिंग में हो या फुली कटिंग में हो तब। एक दूसरा केस इसमें यह हो सकता है कि सेक्शन पार्शियली कटिंग में हो और पार्शियली फिलिंग में हो, तब क्या केस होगा देखिए। दूसरा एक केस हो सकता है, सेक्शन इज, दूसरा केस हो सकता है सेक्शन इज partially in cutting, partially in cutting and partially in filling, partially in cutting and partially in filling। क्योंकि जहां पे साइड स्लॉप नहीं है वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरह से फिलिंग का एरिया निकाला उसी तरह से कटिंग का एरिया निकाल दोगे। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये स्लॉप के साथ हैं तब क्या होगा वो वाला केस कंसिडर करके देखते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये आपका ग्राउंड का स्लॉप है, ये ग्राउंड का स्लॉप है, ये साइड स्लॉप है, और साइड स्लॉप के साथ इस तरह के साइड स्लॉप हैं। ये सपोज s⁻1 है, ये सपोज p⁻1 है, और जो ग्राउंड का सरफेस है उस ग्राउंड सरफेस का स्लॉप है आपका r⁻1। जो ये ग्राउंड सरफेस है ये सपोज r⁻1 है। इसको मैं नाम दे देता हूं a, इसको मैं नाम दे देता हूं b, इसको हम नाम दे देते हैं g, इसको हम नाम दे देते हैं c, इसको नाम दे देते हैं d। तो यहां पे आपके पास दो एरिया होंगे, ये वाला एरिया फिलिंग का होगा, ये वाला एरिया कटिंग का होगा। तो फिलिंग का एरिया और कटिंग का एरिया दोनों का एरिया बता देता हूं मैं आपको। एरिया ऑफ ए बी जी, तो एरिया ऑफ ए बी जी, ये भी याद रखना, ए बी जी का एरिया कैलकुलेट करते हैं हाफ बी प्लस आर इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर माइनस एस, और एरिया ऑफ जी सी डी, एरिया ऑफ जी सी डी जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हाफ बी माइनस आर इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस बी। ये दोनों आप फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। डी यहां पे हो जाएगा डेप्थ, डी यहां पे हो जाएगा डेप्थ। तो ये चीज याद रखना, दोनों के एरिया याद रखना डायरेक्टली, क्योंकि डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं है। हम जब क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे तब इसका क्वेश्चन करके जरूर देख लेंगे, या तो मैं इसका सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम जो पार्शली कटिंग वाला और पार्शली फिलिंग, या कंप्लीटली कटिंग और कंप्लीटली फिलिंग, इनके न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व किए जाते हैं इसका अलग से वीडियो बना लेंगे, तो फिर क्वेश्चन सीरीज में भी करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।